आज तक के ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं iOS। लगातार इस वक्त की बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। लद्दाख के गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों में हिंसक झड़प हुई है। एक अफसर और 2 जवान शहीद हुए हैं, जबकि चीनी सेना के भी 5 सैनिक मारे गए हैं। ग्लोबल टाइम्स ने इस खबर को कंफर्म किया है। 3 खास मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सबसे पहले ब्रिगेडियर रोहित दत्ता, मैं आपके पास आना चाहूंगी। चीन पर आपका काफी ज्यादा रिसर्च भी है। ये जो मौजूदा स्थिति इस वक्त बनी हुई है, इसको किस रूप में आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं आप? सिचुएशन है क्योंकि भारतीय सेना के कमांडिंग अफसर का शहीद हो जाना और 2 जवानों को शहादत मिलना, ये किसी भी पलटन के लिए बड़ी सीरियस बात है। और सिचुएशन इतनी नाजुक है कि कोई भी पलटन अपने कमांडिंग अफसर को होता हुआ देख के वो ये बर्दाश्त नहीं करेगी और सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल भी जा सकती है। तो ये लाजमी है कि डिप्लोमेटिक चैनल्स पे या गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट चैनल्स पे इस बात को हॉटलाइंस के द्वारा स्थिति को कंट्रोल में किया जाए। और चीन का तो ये इतिहास रहा है कि चीन पे भरोसा आप कर नहीं सकते हैं किसी भी बात पे, क्योंकि जिस तरह की पीछे लेफ्टिनेंट जनरल टू लेफ्टिनेंट जनरल टॉक्स हुई थी, फिर ब्रिगेडियर लेवल की टॉक्स हुई थी, और यही कमांडिंग अफसर थे आज से 2 दिन पहले उन्होंने दोनों सेनाओं के बीच में वार्ता की थी। और किसी भी युद्ध कौशल की नीति के हिसाब से ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है कि जो आदमी या जो शांति दूत आपसे वार्ता करने के लिए आया है, आप उस पर इस तरह का हमला करें। हालांकि भारतीय सेना ने इसका बखूबी जवाब दिया है और चीन के भी करीब 5 उनके जो सैनिक हैं वो मारे गए हैं और करीब 11 घायल हुए हैं। तो कैजुअलिटी रेट में तो भारत ने अपना पल्ला भारी रखा है। बिल्कुल। और चीन को ये भी समझना चाहिए कि ये वही सरजमी है जहां बैटल ऑफ रेजांगला, जहां वीर अहीर कुमाऊं पलटन ने पूरी कंपनी ने चीन के 2000 सैनिकों को धूल चटा दी थी। तो चीन शायद ये भूला नहीं होगा और वो जख्म अभी भी उसके ताज़ा होंगे। तो चीन को ये याद रखना चाहिए कि अगर भारतीय सेना ने ठान ली कि अगर उनको कुछ कर गुजरना है तो चीन के लिए ये बड़ा मुश्किल हो। चीन को किसी भी तरह की गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि एक तरफ बातचीत, वहीं दूसरी तरफ इस तरह की हरकत को कतई माफ नहीं किया जा सकता है। सीधे शुजाउल हक इस वक्त मेरे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शुजा, क्या जानकारी चीन के हवाले से आ रही है? और ऐसा ये पहली बार नहीं हुआ है। अगर हम इतिहास के पन्नों को भी टटोल कर देखें तो 1962 के वक्त भी हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगता था, और वहीं दूसरी तरफ चीन ने हिंदुस्तान के साथ क्या किया, ये इतिहास के पन्नों में दर्ज है। किस तरह की और जानकारी मिल पा रही है शुजा? जी बिल्कुल, लेकिन इस वक्त जो हालात लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे लगे हुए हैं, उससे साफ यही जाहिर होता है कि दोनों तरफ से जो तनाव है वो बना हुआ है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि 1962 में इस तरीके के हालात बने हुए थे, लेकिन तब से कई दशकों से इस तरीके का तनाव नहीं देखा गया था। मैं आपको बता दूं कि जो सूत्र कह रहे हैं कि पिछले 2 दिन से इन लाइन ऑफ कंट्रोल के खासकर गलवान इलाके में ये तनाव बना हुआ था, और तभी दोनों तरफ से जो क्लैश हुआ, जिसमें 3 भारतीय सैनिक, जिसमें से एक ऑफिसर भी है, वो मारे गए। अभी पुष्टि हुई है चाइना की तरफ से भी कि चाइनीज मीडिया की तरफ से कि भी वहाँ उसकी तरफ से भी जो कैजुअल्टीज बताई जा रही हैं, लेकिन एग्जैक्ट कितनी कैजुअल्टीज है वो उसका पता लगाना अभी मुश्किल है। हम इस वक्त लद्दाख की तरफ जा रहे हैं, हालांकि सोनमर्ग में इस वक्त खड़े हैं और यहाँ से आगे लद्दाख का जो बाउंड्री है वो शुरू होता है। लेकिन लोकल जो सूत्र है उनसे आप बात करें तो उनका साफ यही कहना है कि पिछले 1 महीने से ज़्यादा ऐसे ही जो तनाव का माहौल बना हुआ है। हज़ारों की तादाद में सैनिक जो हैं दोनों तरफ से एक हिसाब से आईबॉल टू आईबॉल सिचुएशन में बने हुए हैं। तो जहां एक तरफ सेना कह रही है कि बातचीत जारी है, लेकिन साफ जाहिर है कि जमीन पे हालात बिल्कुल ठीक नहीं है। जमीन पे हालात बिल्कुल ठीक नहीं है। वो ठीक कैसे होंगे? इस सवाल के साथ विनोद जी मैं आपके पास आना चाहती हूँ। आपको क्या लगता है कि अब यहाँ से किस दिशा में हिंदुस्तान को आगे अपने कदम बढ़ाए जाने चाहिए?
देखिए, अभी जो भारतीय सेना है, अभी आपने देखा कि डिफेंस मिनिस्टर साहब ने एक मीटिंग बुलाई है जिसमें सीडीएस जनरल रावत साहब और तीनों सेनाओं के प्रमुख उसमें शामिल हुए हैं और सिचुएशन का जो पूरा रवां तस्रा है और जो लेटेस्ट पोजीशन है उस पर गौर किया जा रहा है। जो सिचुएशन रिपोर्ट्स 14 कोर से या नॉर्दर्न कमांड से आ रही हैं उन पर गौर किया जा रहा है। और पहली बात तो दोनों सेनाओं में खासकर जो मिलिट्री ऑपरेशंस लेवल पे या गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पे ये बात होगी कि स्टेटस को मेंटेन किया जाए और दोनों सेनाओं को संयम बरतने की हिदायत दी जाएगी। बिल्कुल। लेकिन क्योंकि मामला तनावग्रस्त है और चाइना का चीनी सेना का नाम ही चीनी सेना है, वो इतनी मीठी नहीं है क्योंकि जुबान से मीठी है और अंदर से उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही कहा आपने कि चीनी सेना की जुबान तो मीठी है लेकिन उसके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। बार बार इतिहास हमें यही सिखाता है। लेकिन हिंदुस्तान को खड़े कदम के जरिए आगे कैसे बढ़ना होगा, इस पर अपने तमाम दूसरे मेहमानों का मैं कमेंट लेंगी, लेकिन उसके पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सच्ची सहेली महिलाओं के लिए सर्वाधिक भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक सच्ची सहेली पेश करते हैं बड़ी खबरें। सह प्रायोजक स्कॉट एडिल इंस्टेंट हैंड सैनिटाइजर, भारत का सबसे भरोसेमंद सैनिटाइजर। पतंजलि एलोवेरा जेल, पिंपल्स रिंकल्स मिटाएं, मॉइस्चराइज ग्लोइंग स्किन पाएं। लद्दाख के गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों में हिंसक झड़प, एक अफसर और 2 जवान शहीद। रक्षा मंत्री की तीनों सेना प्रमुखों के साथ बैठक। गलवान घाटी की झड़प में चीन के कुछ सैनिकों की भी मौत। चीनी विदेश मंत्री का बयान, बातचीत से सीमा पर करेंगे शांति बहाल। कश्मीर में सरपंच अजय पंडिता का हत्यारा आतंकी ढेर, आज शोपिया में भी 3 का सफाया। इस महीने अब तक मारे गए 28। कोरोना के हाल पर मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी की बैठक शुरू। आंकड़ों के बूते राहुल का कांग्रेसी राज्यों में बेहतरी का दावा। और अभिनेता सुशांत सिंह की मौत की जांच तेज, बीजेपी सांसद की भी मांग। दुश्मनी के एंगल से भी महाराष्ट्र पुलिस की तफ्तीश जारी। नमस्कार, दोपहर के 3:30 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आज तक लगातार आप तक पहुंचा रहा है। लद्दाख के गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों की हिंसक झड़प हुई है। 1 ऑफिसर और 2 हमारे जवानों की शहादत हुई है। रक्षा मंत्री की तीनों सेना प्रमुखों के साथ महत्वपूर्ण बैठक। उधर गलवान घाटी की झड़प में चीन के कुछ सैनिकों की भी मौत की खबर है। चीनी विदेश मंत्री ने इन सब के बीच बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बातचीत से सीमा पर हम शांति की बहाली करेंगे। मौजूदा समझौते का पालन करे भारत, चीन की ओर से ये बातें कही जा रही हैं। अब सवाल यह है कि चीन पहले खुद जो बातें कह रहा है उसका वो पालन करे। चीन की ओर से कहा गया है कि भारत सरहद को पार ना करे। चीन की ओर से इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। चीन ने भारत से दर्ज कराया है अपना विरोध, लेकिन आपको बता दें दरअसल ये पूरा का पूरा मामला उस सड़क को लेकर है जिस पर भारत अपना निर्माण कर रहा है अपनी जमीन में, लेकिन चीन को ये मंजूर नहीं है। इसीलिए बीते कई दिनों से बातचीत दोनों देशों के बीच हो रही थी और इस बारे में उम्मीद जताई जा रही थी कि कम से कम एक ठोस नतीजा दोनों के बीच बातचीत का निकल आएगा। लेकिन हालात इस कदर खराब हो जाएंगे इसका अंदाजा किसी को नहीं था। फिलहाल सेना ने हिंसक झड़प में दोनों तरफ से मौत होने की पुष्टि की है। सेना प्रमुख ने वहीं अपना पठानकोट का दौरा रद्द कर दिया है। आपको ये भी बताते चले कि इसके पहले लद्दाख के गलवान घाटी की हालिया घटना जो देखी जा रही है उसमें 2017 में भारत और चीनी सैनिकों के बीच 73 दिनों के डोकलाम टकराव के बाद तनाव का ये सबसे बड़ा मामला। और फिलहाल वहां की जो मूवमेंट है इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। हिंदुस्तान की ओर से सड़क का निर्माण किया गया, लेकिन चीन को यह बर्दाश्त नहीं है कि हिंदुस्तान आखिर ऐसा क्यों कर रहा है। और इसी वजह से बीते कई दिनों से लगातार चीनी सैनिकों की ओर से रह रहकर कोई न कोई ऐसी हरकत की जा रही थी जिस पर हिंदुस्तान को आपत्ति थी। माना जा रहा था कि बातचीत के जरिए एक ठोस समाधान की ओर दोनों देश आगे बढ़ेंगे, लेकिन उसमें इस तरह का मामला सामने आ गया है जिसमें टकराव के कारण हमारे एक बड़े अधिकारी की शहादत हुई है और 2 जवान हमारे शहीद हुए हैं। हालांकि उस तरफ यानी कि चीन में भी कहा जा रहा है कि 11 सैनिक बुरी तरह से जख्मी हुए हैं और कुछ कैजुअल्टी हुई है। जो आंकड़े हैं उसका हमें इंतजार है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान बने हुए हैं। सोनमर्ग से हमारे सहयोगी भी लगातार जुड़े हुए हैं जो पल पल की जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं।
शुजा उल हक, विनोद दत्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं, रोहित देव हमारे साथ मौजूद हैं और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हमारे साथ मौजूद हैं BS जायसवाल साहब। BS साहब, अब आपके पास आते हुए, डोकलाम में हमने देखा था 73 दिनों तक दोनों ही तरफ से लगातार झड़पें होती रही, हर रोज खबर सामने आती रही, लेकिन कम से कम ऐसे हालात जो बीती रात बने थे वैसे नहीं थे। अब यहां से दोनों ही मुल्कों के रिश्तों को किस तरह से आगे बढ़ता हुआ आप देख रहे हैं और हिंदुस्तान का स्टैंड ऐसे में क्या होना चाहिए? देखिए, जो डोकलाम का इंसिडेंट है और यहाँ का इंसिडेंट जो है वो कंपेयर नहीं करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि डोकलाम एक और दूसरे देश के अंदर हुआ था और हमने स्टांस लिया था। यहाँ पर हमारी सरजमी है। बिल्कुल। शुरुआत में मैं ये कहना चाहूंगा कि जो ब्रिगेडियर रोहित साहब ने कहा है, दो चीजें कि सेंटिमेंट्स ऑफ द ट्रुप्स, एक कमांडिंग ऑफिसर वो शहीद हो जाते हैं, उनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। हमारी सेंटिमेंट्स बहुत इन्फेंट्री में बहुत होती हैं जी। तो मेरे हिसाब से जो संयम हमारे ट्रुप्स ने इख्तियार किया है उसकी तारीफ करनी चाहिए। हम समझते हैं सेंटिमेंट्स बहुत हाई होंगे उस वक्त। दूसरा, इन्होंने जो 62 का बताया है, चीन को समझना चाहिए कि भारत इस वक्त जो है एक रिसर्जेंट इंडिया है। वो हम भारत पुराना नहीं है, एक रिसर्जेंट इंडिया है, हमारे पास है। तीसरी चीज जो मैं कहना चाहूंगा कि ये जितना भी डेवलपमेंट 5 एरिया में यहां पर हुआ है, इस बार चीन पहले बिल्डअप करके फिर फेस ऑफ के लिए आया है। तो उसने अपने हाथ में एस्केलेटरी डोमिनेंस पहले से रखा हुआ है। तो उसका इंटेंशन यहां पर जो है वो ये था कि अगर एस्केलेट करता है तो उसकी फौज वहां पे ऑलरेडी अवेलेबल है, बिल्कुल, जो भी वो लेना चाहे कार्रवाई के लिए। लेकिन जो हमारी कूटनीति रही है आर्मी लेवल के ऊपर और डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर, उससे हम इस पे एग्रीमेंट पे आ गए थे कि यहां से ये पीछे जाएंगे गलवान सेक्टर के अंदर। आपको बड़ा क्लियर होना चाहिए इस चीज में कि उन्होंने 5 सेक्टर क्यों कांटेक्ट किए एक साथ। उसमें उन्होंने जो है एक रिकंसिलिएटरी जोन के लिए कहा कि हम जो है चलो 4 से हम पीछे चले जाते हैं, लेकिन हम फिंगर 4 में बैठे रहेंगे। बिल्कुल। तो जब आप 4 चीज में जो है आप वापस जाते हैं, कहते भाई हमने तो ये किया, अब आप फिंगर 4 जो है उस पर हमारा हक है, हम वहां बैठेंगे, हमने सड़क बनाई है। इसलिए उसने 5 जगह पे किया था। अब जो ये मौका हुआ है वहां पर, इसमें इंटेंशन जो थी, क्योंकि फायरिंग नहीं हुई है, आदमी को हमारे जो शहीद हुए हैं उनको गिरा के पत्थर के साथ सर नहीं फोड़ा गया है। इट इज एन एक्सीडेंट। हाँ, झड़प हुई है, हमने भी उसके ऊपर किया है। तो जो इंटेंशन था, जो कैलिब्रेट करने का उस क्लैश का, वो नहीं था जो कि हो गया। तो इसलिए प्रूडेंस जो है, फौज की प्रूडेंस और डिप्लोमेटिक प्रूडेंस, स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर, टैक्टिकल लेवल के ऊपर ठीक है, हमने किया, बढ़िया किया, उनके भी आदमी मारे, लेकिन स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर हमें देखना पड़ेगा क्या देश चाहता है कि ये हम इसको एस्केलेट उस लेवल तक करें ताकि ये अरुणाचल तक भी चले जाए और यहां पर भी हो जाए। वो देश के हित में इस समय के ऊपर। ठीक है सर, ये बड़ी बातें आप कह रहे हैं। रिटायर्ड कर्नल रोहित देव भी हमारे साथ मौजूद है। समय तुरंत आपके पास आऊंगी, लेकिन उसके पहले राहुल कंवल इस वक्त मेरे वरिष्ठ सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, जो आपको मैप के जरिए विस्तार से पूरी जानकारी देंगे कि आखिर मौजूदा हालात इस वक्त सीमा पर क्या है। राहुल, इस वक्त भारत और चीन के बीच जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उस पर क्या चल रहा है, इसको समझाने के लिए हमने 4 नक्शे बनाए हैं, जिसके जरिए अगले कुछ मिनटों में मैं समझाऊंगा कि क्या हो रहा है। ये है जम्मू कश्मीर का नक्शा, ये है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये एक अक्साई चीन का इलाका है जो कि चीन के नियंत्रण में है। ये पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है। ये है लद्दाख का जो यूनियन टेरिटरी का इलाका है। आइए हम आपको दिखाते हैं
जो मेन रोड है वो लेह, जो कि लद्दाख की राजधानी है, वहां से निकलते हुए हेमिस मॉनेस्ट्री, जो कि बहुत ही अहम बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री है, वहां से गुजरते हुए दरबुक तक आती है। दरबुक एक गांव है और यहां से शुरू होती है बेहद अहम दरबुक से निकलकर दौलत बेग ओल्डी जाने वाली ये सड़क, जिसको DSDBO रोड कहते हैं। 323 किलोमीटर लंबी ये सड़क है। ये शोक नदी के किनारे किनारे बनाई गई है और एक तरीके से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के काफी हद तक पैरेलल जाती है। इस सड़क की बहुत स्ट्रेटेजिक अहमियत है क्योंकि जब से ये सड़क बनी, पिछले साल इसका उद्घाटन किया गया, तब से भारतीय सेना के पास ये साधन है कि वो बहुत तेजी से जो अपने हथियार हैं, जो अपने सेनानी हैं, उनको दौलत बेग ओल्डी तक पहुंचा पाए, जिसको कि सब सेक्टर नॉर्थ कहा जाता है, जो कि काराकोरम जो पास है उसके बेहद नजदीक है। यहां से निकलती है गलवान नदी और गलवान नदी आके मिलती है शोक नदी से। यहां पर उनका संगम होता है और उसी के बेहद नजदीक है पेट्रोल पॉइंट 14, जहां के मैं आपको और नजदीक लेके चलना चाहता हूं। तो ये है दौलत बेग ओल्डी तक जाने वाली DSDBO सड़क। 323 किलोमीटर लंबी ये सड़क है और यहां से गलवान नदी आती है और यहां पे ये आके शोक नदी से मिलती है और वहां पर पेट्रोल पॉइंट 14 है, जहां पर यह विवाद हुआ है, जहां पर यह मुठभेड़ हुई है, जहां पर भारतीय सेना का एक कमांडिंग ऑफिसर और 2 सैनिक कल रात को उनकी मौत हुई। मैं आपको दिखाता हूं कि चाइनीज आर्मी असल में आई कहां से। ये है ह्यूशन बेस, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, चीनी आर्मी को पीपल्स लिबरेशन आर्मी कहा जाता है, उसका ये बटालियन हेडक्वार्टर्स है। वहां से निकलकर 2 चाइनीज पोस्ट हैं, ये 1 और 2, और इस चाइनीज पोस्ट से इस पक्की सड़क के रास्ते 2016 तक चाइनीज आर्मी ने यहां तक अपनी पक्की सड़क बना ली थी। उसके आगे कच्चा रास्ता था और इस कच्चे रास्ते के आगे आते आते चाइनीज आर्मी अब गलवान नदी के बीच में नाले के साथ साथ ये पेट्रोल पॉइंट 14 तक आ गई। साधारण तौर पर हमारी जो सेना है उसकी टुकड़ी निकलती है, इन पहाड़ों की पूरे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के इर्द गिर्द गश्त करती है, वापस इस पेट्रोल पोजीशन पे चली अपने बेस पे चली जाती है। चाइनीज आर्मी भी इसी तरह से करती है। उनको फायदा यह है कि उनके यहाँ पे सड़क बनी हुई है तो वो गाड़ी के रास्ते आते हैं, यहाँ पे चक्कर लगा के वापस चले जाते हैं। इस दफा अप्रैल के आखिर में और मई के शुरू में क्या हुआ कि चाइनीज आर्मी यहाँ पे आके बैठ गई। अब इसके जवाब में भारतीय सेना ने न केवल यहां पर जो टुकड़ी थी बल्कि बाकी भी आर्मी के जो ऑफिसर्स हैं और साथ ही साथ जो डिप्लॉयमेंट है उसको मिरर डिप्लॉयमेंट कर दिए, यानी कि जितने चीन की तरफ से डिप्लॉयड हैं, चाहे वो हथियार हो, सैनिक हो, उतने ही भारत ने अपनी तरफ से डिप्लॉय कर दिए। आइए मैं आपको और नजदीक लेके चलता हूं, दिखाता हूं कि वहां पर एग्जैक्टली हुआ क्या। तो ये है गलवान नदी, ये आके मिलती है शोक नदी से। अब शोक नदी की कहानी बेहद अहम है। शोक यानी कि रिवर ऑफ डेथ, मौत की नदी, वो इस वजह से क्योंकि सर्दियों में ये नदी जम जाती है तो उसके ऊपर जो व्यापारियों के काफिले हुआ करते थे वो ले से निकलकर शिनजियांग जाया करते थे। शिनजियांग से वो ट्रेडिंग किया करते थे और वापस आते थे, लेकिन गर्मियों में यहाँ का पानी बहुत उफान पर रहता है। इस वजह से कई बार व्यापारी, चाहे वो चल रहे हो या घोड़े या खच्चर पे हो, वो नदी में गिर जाया करते थे और कई व्यापारियों की मौत हुई। इस वजह से इसको शोक नदी कहा जाता है, यानी कि रिवर ऑफ डेथ। तो वहां का जो संगम है दोनों नदियों का, उसके काफी नजदीक ये जो कॉन्फ्रंटेशन है वो हुआ है। असल में मसला क्या है, ये जो सड़क है DSDBO रोड जिसको कहते हैं, ये बहुत अहम है क्योंकि इससे हम अपने इक्विपमेंट को आगे दौलत बेग ओल्डी ले जा सकते हैं। चीन नहीं चाहता, तो चीन ने क्या किया, चीन ने इस पहाड़ की जो रिजेस है यानी जो ऊंचाइयां हैं उस पर अपने सैनिक बैठा लिए और अपने हथियार बैठा लिए ताकि वो नजर रख पाए भारत की इस बेहद स्ट्रेटेजिक सड़क पर। और ये बेहद खतरनाक है क्योंकि हमारे कई दर्शकों को करगिल की लड़ाई याद होगी, जिस दौरान करगिल के ऊपर क्या किया था और खासतौर से द्रास शहर में भी पाकिस्तानी सेना ने बर्फीली चोटाइयों पर जो ऊंचाइयां हैं वहां पर अपने आर्टिलरी गन्स बैठा दिए थे। जैसे ही आप आर्टिलरी गन को बैठाते हैं, जो भी गाड़ी आगे से निकलती है उस पर आपकी नजर रहती है और आप जब चाहो उसको डोमिनेट कर सकते हो। तो भारत का जो कैवलकेड है उसको आप जब चाहो डोमिनेट करके अटैक कर सकते हो, उसको रोक सकते हो। ये बड़ी परेशानी की बात है। इस वजह से कोई देश नहीं चाहता, कोई सेना नहीं चाहेगी कि दुश्मन सेना आगे सामने जो पहाड़ है उसके ऊपर आके खड़े हो जाए। तो हिंदुस्तान क्या कर रहा था, हिंदुस्तान ये जो DSDBO सड़क है इस पे एक्सटेंशन बना रहा है। एक्सटेंशन यानी कि वो चाहते हैं कि हम यहां से निकाल के जो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन है वो कुल मिला के लद्दाख के सेक्टर में और उत्तराखंड के सेक्टर में इस वक्त 61 सड़कें बना रहा है। इसको स्ट्रेटेजिक रोड्स कहते हैं क्योंकि चीन, जैसे मैंने आपको दिखाया पिछले मैप पे, चीन की जो सड़क है वो एकदम
पेट्रोल पॉइंट 14 के नजदीक तक आती है। हमारी सड़क, ये आपको इस मैप पे तो छोटा लग रहा है, लेकिन असल में यहाँ पर 8 किलोमीटर का फासला है। तो हमारे जो सैनिक है उनको पोस्ट से निकलकर पैदल चलते पेट्रोल पॉइंट 14 पे जाना पड़ता है, जबकि चीनी सैनिक मजे से अपनी गाड़ी में आ जाते। तो इंडिया की कोशिश यह है कि उस एडवांटेज को न्यूट्रलाइज किया जाए। हमारी भी सड़क, ये है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो हम चाइनीज साइड में नहीं गए हैं जो कि उसकी मीडिया कह रही है और वहां का फॉरेन ऑफिस कह रहा है। हम तो अपनी साइड पे सड़क बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो चाइना पहले से ही अपने यहां बना चुका है। जब हमारी सरकार ने नहीं बनाया, अब हम कैचअप करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसको चाइना कह रहा है कि आप नहीं बनाइए, जबकि हिंदुस्तान कह रहा है हम क्यों ना बनाएं, हम तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे अपनी तरफ है। ये तो हमारी जमीन है, ये तो विवाद में भी नहीं है। आपको याद होगा जब मैंने आपको इसी तरह से पेंगोंग का नक्शा दिखाया था, वहां पर 2 लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल थी। एक जो भारत का परसेप्शन था लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का, एक चाइनीज परसेप्शन। लेकिन गलवान घाटी में तो 1962 के बाद कोई विवाद रहा ही नहीं है, कभी भी कोई डिस्प्यूट नहीं रहा। ये पहली दफा है कि चाइनीज आर्मी यहां पर आके बैठ गई है, जो कि बहुत ही गलत है। जितने भी प्रोटोकॉल है उनका वायलेशन है, क्योंकि इस इलाके पे कभी भी नजरिया फर्क रहा है ही नहीं। एक ही लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है जिसको हम भी मानते हैं, वो भी मानते हैं। और अभी जो कोशिश हो रही थी वो डिसएंगेजमेंट की, हमारी सेना यहां पर तैनात है, चाइनीज आर्मी वहां पर तैनात है। तो जो कोर कमांडर्स की बातचीत हुई उसमें तय हुआ कि डिसएंगेज किया जाएगा। चाइनीज ने वादा किया कि वो वापस जाएंगे। उस दौरान अब वो एग्जैक्टली क्या हुआ जिसके चलते वायलेंस शुरू हुई, पत्थरबाजी शुरू हुई, लाठियां चलनी शुरू हुई, ये तो हमें नहीं मालूम। लेकिन इस इलाके में मैंने आपको नक्शे के जरिए दिखाने की कोशिश की है कि क्या चल रहा था। मैं आपको बता दूं कि यहां पर है पेंगोंग झील, जहां पर दूसरा कॉन्फ्रंटेशन चल रहा है। चाइनीज आर्मी 4 फिंगर्स क्रॉस, फिंगर 8 से फिंगर 4 पे आ गई है। और यहां पर पड़ता है गोगरा का इलाका। तो यह है तीसरा इलाका जिसको पेट्रोल पॉइंट 14 कहते हैं, जहां पर यह वायलेंस हुई है। और भारत की फिलहाल मेजर जनरल्स की बातचीत चल रही है। भारत की मांग यह है कि चाइनीज आर्मी वापस जाए। मैं आपको इस नक्शे पे दिखाता हूं कि हम लोग क्या चाह रहे हैं कि चाइनीज कहां पे जाए। यह है पोस्ट 1, पोस्ट 2। हमारा कहना है आप इस पोस्ट पे रहते हैं, आप अपने पोस्ट पे वापस जाइए, हम अपने पोस्ट पे वापस चले जाएंगे। लेकिन चाइनीज का कहना है कि हमें तो यहीं पे रहना है। ये भारत को मंजूर नहीं है, क्योंकि ये जो स्टेटस को बना रहा है अब तक इंडियन और चाइनीज आर्मी के बीच में, उसका ये उल्लंघन है। इसलिए हमारी ये जिद है कि आप जहां पर हैं आप वापस जाइए, हम अपने पोस्ट पर वापस जाएंगे और हमें अपनी तरफ जो सड़क बनानी है वो हम बनाएंगे। उसको बनाने से कोई रोक नहीं सकता। सरकार कहीं पर भी ये नहीं चाहती कि मैसेज जाए कि हिंदुस्तान चीन के दबाव में। इस वजह से 11,000 श्रमिकों को झारखंड से स्पेशल ट्रेन में बैठाकर लद्दाख और उत्तराखंड ले जाया जा रहा, ताकि सड़क बनने का काम निरंतर जारी रहे। क्योंकि आखिरकार ये हिंदुस्तान की तरफ की जमीन है, यहां पर तो कोई विवाद नहीं। तो यहां पर कैसे चाइनीज डिसाइड कर सकता है कि हम लोग सड़क बना सकते हैं या नहीं। तो ये कुल मिला के हमने आपको समझाने की कोशिश की कि भारत और चीन की सेनाओं के बीच में इस वक्त लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर क्या चल रहा है। बिल्कुल, शुक्रिया राहुल इस पूरी जानकारी के लिए। दरअसल एलएसी पर अभी तक सीमांकन नहीं किया गया है लाइन का, और इसी वजह से रह रहकर चीनी सैनिकों की ओर से बार बार हिमाकत की जाती है, हिंदुस्तान को परेशान करने की कोशिश की जाती है। लेकिन इस बार चीन को माकूल जवाब भी मिला है। वैसे आपको ये भी बताते चले, 45 साल पहले भारत चीन के बीच जब झड़प हुई थी उस समय गोली चली थी। हालांकि इस बार गोली तो नहीं चली है, लेकिन हमारे एक सीनियर अधिकारी, 2 जवानों की शहादत हुई है, जो चिंता का सबब है हिंदुस्तान के लिए, और यही बहुत ज्यादा परेशान करने वाला भी है। फिलहाल जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आपको बता दें चीन अपनी तरफ लगातार सीमा का निर्माण कर रहा था, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रहा था, जिसके मद्देनजर चीन अध्ययन कमेटी का गठन किया गया था हिंदुस्तान की ओर से, जिसने वहां पर, यानी कि जो जगह आप देख रहे हैं जहां पर हिंदुस्तान की ओर से सड़क का निर्माण किया गया है, वहां पर हर मौसम के अनुकूल सड़क बनाने की बात कही, और वहां हिंदुस्तान ने सड़क निर्माण के कामों में तेजी दिखाई। 73 जगहों पर अलग अलग सड़क निर्माण का काम शुरू हुआ, जिनमें से काफी कुछ पूरा भी किया जा चुका है, कुछ पूरा होने के कगार पर है। बस यही बात चीन को ठीक नहीं लग रही है, और उसकी ओर से बार बार इस तरह की हरकत को अंजाम दिया जा रहा है। अब मैं रोहित देव जी आपके पास सीधे आना चाहूंगी। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है चीन की इस हिमाकत का जवाब उसी तरीके से देना जो हमारी सेना ने दिया भी है, लेकिन युद्ध या दोनों ही तरफ के तनाव की परिस्थिति ना चीन के हक में होगा ना हिंदुस्तान के हक में होगा। हालांकि इसके पहले हमने देखा जब तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया था तो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने मध्यस्थता करने की पेशकश तक कर दी थी। लेकिन फिलहाल जो मौजूदा स्थिति में है, हिंदुस्तान का स्टैंड आप किस रूप में देख रहे हैं? अब यहां से हमें आगे किस तरह से बढ़ना चाहिए? मैं आपको 2 चीजें बताऊंगा शिप्रा जी। पहला तो अगर युद्ध होना होता तो अभी तक शायद थोड़ा बहुत शुरू भी हो गया होता, तो उसको थोड़ा साइड पे रखते हैं जी। पहले मैं आपको बताऊं, चीन की क्रिया है जो इस समर्स में शुरू हुई है गर्मियों के मौसम में, ये क्रिया का एक हिस्ट्री है। डोकलाम हुआ 2018 के जून जुलाई में, उन्होंने चेंगडू और लांसोंग को सम्मिलित करके एक
मिलिट्री रीजन बनाया जो कि तिब्बत पे फोकस कर रहा है। उसके बाद पिछले 3 साल से और इस साल भी चीन की मंशा रही है कि जो अपने वो तिब्बत ऑटोनमस रीजन बोलता है, जिसको कि मैं बोलता हूँ तिब्बत का इलीगल ऑक्यूपेशन है, तो TAR में उसने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और मिलिट्री डिप्लॉयमेंट दोनों एक सुनिश्चित तरीके से एक दूसरे की आड़ में शुरू किया है। और जैसे जैसे ये डेवलपमेंट होगा आप देखेंगे, चाहे वो किंगाई रेलवे लाइन आई हो तिब्बत वाली, चाहे 5 एयरपोर्ट बने हो न्यांगची में, लासा में, चोंगपिंग में, कुमिंग में, तो ये सारी जो हैं ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रही है वो धीरे धीरे चीन के बेसेस को LAC के पास ला रही है, जो एक डिफरेंशियल मोबिलाइजेशन बोलते हैं मिलिट्री टर्म में, कि वो कितने देर में LAC पे पहुंचता है और कितने में हम पहुंचते हैं। पिछले कुछ सालों जब से ये मुहिम हुई है, एक एक्सरसाइज हुई थी हमारे देश में डिवाइन मैट्रिक्स, और उसके बाद हमने काफी अच्छे तरीके से अपना इंफ्रा जो स्ट्रक्चर है उसको ग्रो किया है। उसी का नतीजा है कि ये जो रोड की बात कर रहे थे राहुल जी, ये रोड भी उसी प्लान के नतीजे में आ रही है जी। तो अब चीन को लग रहा है कि धीरे धीरे जो उसका मॉब डिफरेंशियल है, मोबिलाइजेशन डिफरेंशियल, वो कम होगा। दूसरा क्या खटक रहा होगा मेरी तरफ से जो उसको स्ट्रेटेजिक टाइम पर, वो है कि कैसे भारत नॉर्दर्न एरियाज में धीरे धीरे उसके CPEC जो कि पाकिस्तान की तरफ जाता है, और जो उसका स्काई चीन का जो एरिया है, जो हिस्सा उसको पाकिस्तान ने इलीगली दिया है, उसकी तरफ तो क्या भारत अग्रसर नहीं हो रहा, तो ये उसमें मन में मिलिट्री शंका रहेंगी। बट चीन भारत से लड़ने के इरादे से LAC पे नहीं आया है। बट अगर चीन लड़ने के इरादे से नहीं आया है तो वो बार बार आंखें क्यों दिखाता रहता है, और कोविड के बाद बनी हुई परिदृश्य में जब पूरी तरफ से चारों तरफ से चौतरफा घिरा हुआ है चीन, तो आखिर इस तरह की हरकत और हिमाकत उसकी ओर से क्यों की जा रही है। यहीं से चर्चा में आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ अशरफ पानी भी मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं सोनमर्ग से, और ज्यादा जानकारी भी उनसे लेंगे। एक ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर आज तक की नजर बनी हुई है।